गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और आज हम लोग अपने डेली न्यूज़पेपर एंड एडिटोरियल एनालिसिस का अगला सेक्शन लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे किसका 9th ऑफ अप्रैल का हम लोग न्यूज़ और एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। जैसा कल मैंने आपको बोला था कि आज हम लोग जो है वो पूरे हफ्ते का सबसे इंपॉर्टेंट इशू जो है यानी कि द हॉट इशू ऑफ द वीक, उसको ऊपर ज़्यादा हम लोग डिस्कशन आज करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं किस आर्टिकल की, जिसके बारे में कल मैंने बताया भी था, क्रिमिनल प्रोसीजर बिल। तो क्रिमिनल प्रोसीजर में एक बेसिकली एक अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया था अभी, और हाल ही में ये पास भी हो चुका है। तो इस पर्टिकुलर बिल के अंदर क्या क्या बातें हैं, क्या क्या अमेंडमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि इतना ज़्यादा ये न्यूज़ में पूरे हफ्ते भर रहा था, उसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कशन, एक थोरो डिस्कशन हम लोग करेंगे। ठीक है, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका। तो हम लोग सबसे पहले इस अप्रोच को समझने के लिए कि आखिर हमें क्या चीज़ जानना ज़रूरी है इस बिल, अमेंडमेंट बिल के बारे में, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट कुड बी द एक्सपेक्टेड मेंस क्वेश्चन। सो क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट बिल 2022 इज अ डबल एज स्वॉर्ड कंसर्निंग द जस्टिस सिस्टम एंड प्रिवेसी ऑफ इंडिविजुअल्स क्रिटिकली एग्जामिन। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट बिल है हमारा 2022 का, ये एक दो धारी तलवार है। इट इज अ डबल एज स्वॉर्ड कंसर्निंग, एक तरफ जो जस्टिस सिस्टम है हमारा, उसके लिए रिफॉर्म जरूरी था, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं इंडिविजुअल प्रिवेसी जो है वो हनन हो रही है, उसको लेकर। तो ये डबल एज स्वॉर्ड जो है वो है। तो हम लोग को बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या जानने की बात, मेन जिस चीज पे ध्यान देना है वो ये है कि कैसे क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट बिल एक तो जरूरी था हमारे लिए, एंड सेकेंड हाउ इट इज अफेक्टिंग द इंडिविजुअल आपका प्रिवेसी। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रॉपर डिस्कशन इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस बिल के बारे में हम लोगों को जानना जरूरी है। सो द क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट बिल 2022 was introduced in लोकसभा on 28 मार्च 2022। तो 28 मार्च 2022 को जो ये बिल है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था। डेट आपका बीपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ साथ इस बिल को अगर मैं आपको लेटेस्ट अपडेट दूं तो 6 अप्रैल को इट हैज बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेज। 6 अप्रैल को ये दोनों हाउसेज से पास ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो ये बिल आखिर करता क्या है? सो दिस बिल पर्टिकुलरली रिप्लेसेस एन ओल्ड एक्ट विच इज नोन एज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920। इस एक्ट को रिप्लेस कर रहा है ये बिल। आखिर इस बिल में क्या था, इस एक्ट के अंदर चीजें क्या थी? बेसिकली हम लोग जो भी पर्सन कन्विक्टेड होते हैं या जिनको हम अरेस्ट करते हैं फॉर एनी चार्ज, उनके कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए ये एक्ट था, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920। बट ये अभी के हिसाब से बहुत ही आउटडेटेड लॉ हो चुका था, और इसके कारण ही हमें क्या जरूरत पड़ी, एक नए क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट बिल की, जिसके कारण हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर एक्ट को हम लोग इसको रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं बेसिकली कि आखिर इस पर्टिकुलर बिल में ओवरव्यू बेसिकली जानते हैं क्या था। सो इट ऑथोराइजेज द कलेक्शन ऑफ certain identifiable information about the specified persons such as convicts of investigation of crime। तो क्राइम जो हुआ है उसके इन्वेस्टिगेशन में हेल्प के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस एक्ट के थ्रू कुछ आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन उस कल्प्रिट का या जो भी अक्यूज्ड है उसका हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। अब उसमें क्या क्या आता है हम लोग अभी देखेंगे कि क्या क्या चीज हम लोग इसमें कलेक्ट कर सकते हैं एज अ मेथड ऑफ इंफॉर्मेशन। बट जरूरत क्यों थी इस पर्टिकुलर एक्ट की? फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और साथ साथ ये बिल जो है वो क्या कर रहा है, दिस बिल इज एक्चुअली एक्सपेंडिंग द एम्बिट ऑफ सच डिटेल्स। तो डिटेल्स तो पहले भी इस एक्ट के थ्रू लिया जाता था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो डिटेल्स है और जिन पर्संस का डिटेल लेना है, इन दोनों का स्कोप को इस पर्टिकुलर बिल ने बढ़ा दिया है। कैसे बढ़ाया है, कितना बढ़ाया, वो सब डिस्कस अभी करेंगे। और इसमें एक लास्ट पॉइंट आप जानिए पहले, जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी जो है उसको पावर दिया गया है कि वो जो डेटा कलेक्ट करेगी वो रखेगी, वही कलेक्शन और स्टोरेज वो करेगी, और जितने भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनको जैसे जरूरत पड़ेगा वो इस पर्टिकुलर डेटा को उनको देगी। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक कंपैरिजन देखेंगे कि जो पुराना एक्ट था हमारा 1920 का और अभी जो हम लोग अमेंडमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं उसके बीच में डिफरेंसेस क्या है, कि क्यों हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं और क्या क्या चीजें जो है वो इस रिप्लेसमेंट में हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले 1920 का एक्ट ये रहा। ठीक है, तो पहला हेडिंग है डेटा परमिटेड टू बी कलेक्टेड। कौन कौन सा डेटा कलेक्ट किया जा सकता है? तो एज पर 1920 एक्ट ओनली फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट इंप्रेशन एंड फोटोग्राफ्स। सिर्फ और सिर्फ क्या हम लोग कलेक्ट कर सकते थे? बेसिकली फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट इंप्रेशन और
photographs, but the amended act expands its horizon. कैसे? अब इसमें क्या क्या ऐड हो गया, ये तो है ही, इसमें कुछ एडिशन हुआ है, दैट इज बायोलॉजिकल सैंपल्स और उसका एनालिसिस भी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग डीएनए सैंपल्स की बात करें, अब एक्चुअली बायोलॉजिकल सैंपल्स में क्या क्या कलेक्ट करेंगे ये नहीं दिया हुआ है, बट लिखा हुआ है बायोलॉजिकल सैंपल्स। उसके बाद बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स, जैसे कि सिग्नेचर किसी का हम लोग ले सकते हैं, किसी की हैंडराइटिंग कलेक्ट कर सकते हैं, और उनका एग्जामिनेशन 53A सेक्शन ऑफ सीआरपीसी में कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं जब हम बात करें बायोलॉजिकल सैंपल्स की, तो उसमें हम लोग ब्लड, सेमेन, हेयर सैंपल, स्वाब, सब कुछ आ सकता है, बिकॉज डीएनए प्रोफाइलिंग भी हम लोग इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कैसे इसका स्कोप बढ़ा है, हमारा जो हम लोग डेटा कलेक्ट कर सकते हैं उसका स्कोप बहुत ज्यादा इस एक्ट ने बढ़ा दिया है। सेकंड जो था वो कंसर्न है कि पर्सन हुज डेटा में बी कलेक्टेड, कि किनका किनका डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। तो 1920 एक्ट के तहत जो कन्विक्टेड थे या अरेस्टेड थे, किसके लिए, 1 साल या उससे ज्यादा के ऑफेंस के लिए, उनका ही, और वो भी 1 साल रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, नॉर्मल सिंपल इम्प्रिजनमेंट वालों के लिए नहीं, जितने भी लोग रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 1 साल या उससे ज्यादा के लिए कन्विक्ट होते थे या अक्यूज होते थे, अरेस्ट किए जाते थे, उनका डेटा हम लोग कलेक्ट कर सकते थे। 10 persons ordered to give security for good behavior or maintaining peace, magistrate may order in other cases collection from any arrested person to aid criminal investigation। और मजिस्ट्रेट के पास ये पावर दिया गया था कि may order in other cases also the collection from any arrested person to aid criminal investigation। तो ये पावर मजिस्ट्रेट के पास था। अभी हम लोग देखते हैं अमेंडेड एक्ट में क्या एक्चुअली स्कोप बढ़ा है। सो कन्विक्टेड और अरेस्टेड फॉर एनी ऑफेंस, तो सबसे पहला प्रॉब्लम कहां पे आ रहा है, एनी ऑफेंस के। डिटेल्ड प्रॉब्लम हम लोग एनालिसिस करेंगे, फिलहाल कंपैरिजन देखिए। जो भी इंसान किसी भी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट या अरेस्ट हो रहा है, उससे हम लोग डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। हाउएवर बायोलॉजिकल सैंपल में एक एक्सेप्शन दिया गया है, बायोलॉजिकल सैंपल में बी टेकन फोर्सिबली ओनली फ्रॉम पर्सन अरेस्टेड फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, चाइल्ड, या फिर उसका ऑफेंस जो है वो मैक्सिमम 7 साल का सजा मिनिमम होना चाहिए। तो देखिए बायोलॉजिकल सैंपल जिसका कलेक्ट करना है उसके लिए एक एक्सेप्शन ये है कि जो भी इंसान आपको 7 साल के इम्प्रिजनमेंट से ज्यादा की सजा के लिए अरेस्ट किया जाए, या फिर वो वुमेन और चाइल्ड के खिलाफ कोई क्राइम के लिए अक्यूज हो, तो उसका कंपलसरी है बायोलॉजिकल सैंपल लेना। बाकी लोगों से बायोलॉजिकल सैंपल इग्नोर किया जा सकता है, ठीक है। पर्सन डिटेन्ड अंडर एनी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, उनसे भी अरेस्ट ये किया जाएगा। एंड ऑन द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट फ्रॉम एनी पर्सन नॉट जस्टेड ऑन अरेस्टेड पर्सन। तो यहां पे एक डिफरेंस आपको दिखेगा 1920 के एक्ट में और इसमें, कि इसमें क्या था कि मजिस्ट्रेट परमिशन किससे कलेक्ट करने का दे सकता था, सिर्फ जो पर्सन अरेस्ट हुआ है उससे। अब जो अमेंडेड एक्ट है वो क्या कह रहा है कि इवन अरेस्टेड पर्सन के अलावा एनी पर्सन, तो मतलब कि उस पर्सन से जुड़े हुए कोई और लोग होंगे जो कि हो सकता है इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करे, उस नाम पे भी हम लोग उस पर्टिकुलर आदमी से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड द थर्ड हेडिंग इज पर्संस हु मे रिक्वायर डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ डेटा। तो यहां पे था इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन ऑफ अ रैंक सब इंस्पेक्टर और अबव, या मजिस्ट्रेट। यहां पे इसको थोड़ा और रिलैक्स कर दिया गया है। तो ये चीज तो था ही हमारा, अब यहां पे ऐड कर दिया गया है रैंक किसका, हेड कांस्टेबल। तो आप देख सकते हैं कौन था यहाँ पे, ऑफिसर इंचार्ज एंड रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, और अब उसको नीचे करके क्या कर दिया गया है, हेड कांस्टेबल की हम लोग बात करें अगर, तो हेड कांस्टेबल जो है हमारा वो और उसके ऊपर के रैंक के लोग भी क्या कर सकते हैं, डेटा की डिमांड कर सकते हैं, कलेक्शन कर सकते हैं। और इसमें ऐड किया गया मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि पहले जो भी हमारा 1920 एक्ट के अंदर तहत जो हमारा स्कोप था वो बहुत लिमिटेड था, और इस अमेंडेड एक्ट ने क्या किया है, स्कोप को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया है। तो इसीलिए जो है वो इशू है। फिलहाल हम लोग थोड़ा सा बात कर ले इस बिल के जो पास हो चुका है उसके बारे में। तो ये आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि जो टाइप ऑफ डेटा है उसका एक्सपैंड कर दिया, ये उसकी समरी है जो हमने अभी डिस्कस किया, कि जो भी डेटा कलेक्ट करना है उसका टाइप ऑफ डेटा जो है वो बढ़ा दिया गया, साथ साथ पर्सन बढ़ा दिया गया कि एनी पर्सन जो अरेस्टेड है सिर्फ वो नहीं। अथॉरिटी को भी देख रहे हैं आप, थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया है प्रोविजन की। अब किसको हम लोग, इवन हेड कांस्टेबल और उसके ऊपर के रैंक के लोग भी अरेस्ट ये कलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और दोनों ही 1920 और 2022 का जो हमारा बिल है उसके अंदर रेजिस्टेंस और रिफ्यूजल टू गिव डेटा, अगर आप डेटा नहीं देते हैं, आप मना कर रहे हैं, जब आप विरोध कर रहे हैं इसका, देन इट विल ड्रॉ एन ऑफेंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिंग अ पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। तो आईपीसी के अंदर आपको, आपके ऊपर क्या होगा, एक अलग केस चलेगा,
कि आप अपने पब्लिक ऑफिसर को अपनी ड्यूटी करने से हेल्प नहीं कर रहे हैं, उनको रोक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप रिफ्यूज करते हैं ये डेटा देने से तो आपके ऊपर अलग चार्ज लगेगा। भले ही आप उस केस के लिए आप एक्यूज भी हो जाए तो भी आपके ऊपर इस पर्टिकुलर चार्ज उसके ऊपर लग सकता है। एनसीआरबी जो होगी वो एजेंसी होगी इस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, और इसमें एक प्रोविजन ये दिया गया है कि जो स्टेट और यूटी है ये क्या कर सकते हैं बाय नोटिफिकेशन, किसी और एजेंसी को भी बोल सकते हैं कि वो कलेक्ट करे, प्रिजर्व करे और डेटा शेयर करे अपने अपने जुरिस्डिक्शन में। तो ये भी एक आपको क्या है एक्सपैंड किया गया है स्कोप को। इस पर्टिकुलर बिल के तहत जो भी डेटा कलेक्ट किया जाएगा वो 75 ईयर्स के लिए कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, 75 ईयर्स तक वो रहेगा। एंड रिकॉर्ड्स विल बी डिस्ट्रॉयड इन केस ऑफ पर्सन हु आर एक्विटेड आफ्टर ऑल अपील। जो भी इंसान के ऊपर जिसके ऊपर केस चल रहा था, जब वो एक्विट यानी कि बाइज्जत बरी हो जाएगा तो उसका डेटा डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। लेकिन यहां पे भी एक कैच है, हाउएवर इन सच केसेस अ कोर्ट और मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट द रिटेंशन ऑफ डिटेल्स आफ्टर रिसाइटिंग रीजंस इन राइटिंग। तो मतलब मजिस्ट्रेट अगर चाहेगा तो वो डेटा को वो बोलेगा कि आप अभी रख सकते हैं उस पर्टिकुलर इवन एक्विटेड पर्सन के लिए भी, बट उसके लिए उनको प्रॉपर लिखना होगा रीजंस कि क्यों ये डेटा उनका रखा जा रहा है, ठीक है। अब एग्जैक्टली इश्यूज को हम लोग बहुत डिटेल में इसका एनालिसिस करते हैं कि ये जो इश्यूज हैं वो किस लेवल तक के हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो सबसे पहले देखिए, दिस बिल में वॉयलेट द राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी को हमारे क्या कर सकता है ये बिल, वॉयलेट कर सकता है। राइट टू प्राइवेसी आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला राइट टू प्राइवेसी को 2017 में इन पुट्टास्वामी जजमेंट, दैट राइट टू प्राइवेसी इज पार्ट ऑफ इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। तो राइट टू प्राइवेसी जो है हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंदर, और कहीं ना कहीं ये राइट टू प्राइवेसी को वॉयलेट कर सकता है। और राइट टू इक्वालिटी को भी, प्राइवेसी को कैसे कर रहा है वो देखते हैं, इक्वालिटी को कैसे करेगा वो भी देखेंगे। सो द इंफॉर्मेशन स्पेसिफाइड इन द बिल फॉर्म्स पार्ट ऑफ द पर्सनल डेटा। तो जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जा रहा है कहीं ना कहीं हमारा पर्सनल डेटा होगा उस अक्यूज का या अरेस्टेड पर्सन का। देन अगेन जो कि हम लोग को जो पर्सनल डेटा है दैट इज प्रोटेक्टेड अंडर राइट टू प्राइवेसी। तो राइट टू प्राइवेसी में हमारा पर्सनल डेटा प्रोटेक्टेड है, और कहीं ना कहीं जब हम पर्सनल डेटा हमसे लिया जा रहा है दैट मीन्स इट इज द वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी, जो सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स बोल दिया। लेकिन जो राइट टू प्राइवेसी का जो जजमेंट था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये स्कोप दिया था कि प्राइवेसी जो है वो अदर फंडामेंटल राइट्स की तरह एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग सकते हैं, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शन जो होगा वो क्या होगा, उसके लिए कुछ प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन किए थे। जैसे एक पब्लिक पर्पस होना चाहिए। आप अगर किसी की प्राइवेसी लेने की कोशिश कर रहे हो देन दैट शुड बी बैक्ड बाय अ पब्लिक पर्पस, पहला। दूसरा, रैशनल नेक्सस, मतलब एक जेन्युइन कनेक्शन होना चाहिए किसके बीच में, उस कानून जिस कानून से आप प्राइवेसी ले रहे हो और जो भी आपने पर्पस सोचा था पब्लिक पर्पस उसके बीच में। सबसे फिर से समझिए, सबसे पहला पब्लिक पर्पस होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, उस पब्लिक पर्पस और जो कानून है उन दोनों के बीच में एक लेजिटिमेट एक जेन्युइन कनेक्शन भी होना चाहिए। एंड तीसरा कि जो भी कानून आप लेकर आए हैं उसमें जो भी चीजें आप कर रहे हैं वो जो था दैट वाज द लीस्ट इंट्रूसिव वे टू अचीव द पर्पस, मतलब वो सबसे कम हनन करने वाला रास्ता था इस पर्टिकुलर पर्पस को अचीव करने के लिए। दैट इज द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्राइवेसी मस्ट बी नेसेसरी फॉर एंड प्रोपोर्शनेट टू दैट पर्पस, कि जो प्राइवेसी हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं या छीन रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा जरूरी था और रीजनेबल था उस पर्पस को अचीव करने के लिए। तो इन पर्टिकुलर ग्राउंड्स पे ये अमेंडमेंट बिल जो है ये कहीं ना कहीं स्टैंड नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा, पर्सन्स हुज डेटा में भी कलेक्टेड, ये दूसरा इशू आप देखिए। द बिल एक्सपैंड द सेट ऑफ पर्सन, जिसमें कि सिर्फ अरेस्टेड नहीं इवन और भी लोग को हम लोग किसी भी ऑफेंस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो अब बताइए, जो भी इंसान नेग्लिजेंट ड्राइविंग के लिए अगर अरेस्ट हुआ है, रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग के लिए, जिसकी मैक्सिमम सजा 6 महीने है, आप उसका सिग्नेचर लेकर क्या करोगे? आप उसका सिग्नेचर 75 ईयर्स तक रखकर क्या करोगे? दैट इज कंप्लीट इन्फ्रिंजमेंट ऑन हिज राइट टू प्राइवेसी, क्योंकि जिस पर्टिकुलर जो एक्ट उसने किया है उसकी सजा मैक्सिमम 6 महीने है, 6 महीने में वो छूट जाएगा। बट आप उस पर्टिकुलर इंसान का डेटा लेकर 75 ईयर्स तक रखकर क्या करेंगे? सो दिस इज अगेंस्ट प्राइवेसी। इट ऑल्सो एक्सपैंड द पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू ऑर्डर कलेक्शन फ्रॉम एनी पर्सन। पहले अरेस्टेड था, अब एनी पर्सन है। तो इसका मतलब ये हुआ, दिस डिफर्स फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन। तो लॉ कमीशन, आपको मैं एक बात बता दें कि लॉ कमीशन जो है उसने भी एक रिपोर्ट 1980 में सबमिट किया था इस पर्टिकुलर 1920 के एक्ट के अंदर रिफॉर्म्स को लेकर, बट उसने कुछ और बोला था, ठीक है।
सो बेसिकली उन्होंने जो लॉ कमीशन ने क्या बोला था कि जो 1920 का एक्ट है इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट लेस सीरियस द ऑफेंस द मोर रिस्ट्रिक्टेड शुड बी द पावर टू टेक कोर्सिव मेजर्ड। मतलब जितना ही कम सीरियस होगा ऑफेंस उतना ही कम आप कोशिश करेंगे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए या पर्सनल डेटा कलेक्ट करने की। बट ऐसा नहीं हो रहा है इस एक्ट में, इस एक्ट में उल्टा हो रहा है। आपको बता दें कि जो डीएनए टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल है 2019 का, ये कंसेंट रिक्वायरमेंट को खत्म करता है। किस चीज के लिए? फॉर कलेक्टिंग डीएनए फ्रॉम पर्सन अरेस्टेड फॉर ओनली दोज ऑफेंसेज विच आर पनिशेबल विथ डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 7 ईयर्स। तो जो डीएनए बिल हमारा था उसमें यह कहा गया है कि कंसेंट किसी का लेना है जो जरूरी नहीं है फॉर डीएनए सैंपल, वो सिर्फ और सिर्फ उन क्राइम्स के लोगों के अक्यूज के लिए है जिनमें सजा या तो डेथ सेंटेंस था या फिर 7 साल से ज्यादा का। बट यहां पे क्या किया जा रहा है, कंसेंट का प्रोविजन नहीं रखा गया और साथ साथ किसी ऑफेंस के लिए डेटा कलेक्ट करने के लिए अलाउ कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, प्रॉब्लमेटिक है। देन पर्सन हु मे ऑर्डर डेटा टू बी कलेक्टेड। पहले क्या था कि एक मजिस्ट्रेट था, वो ऑर्डर कर सकता था कि आप डेटा जो है वो कलेक्ट करिए फॉर इन्वेस्टिगेशन। लॉ कमीशन ने इसमें बोला कि जो 1920 एक्ट है, इट डिड नॉट रिक्वायर द मजिस्ट्रेट टू गिव रीजंस। मजिस्ट्रेट किन ग्राउंड्स पे जो है वो डेटा मांग रहा है, इसका रीजन जो है वो नहीं बताया था, मतलब नहीं लिखता था राइटिंग में। इस चीज को बोला गया कि आप इसमें क्या कीजिए, आप इसमें चेंजेस लाइए। लॉ कमीशन का सजेशन था कि आप इवन रीजंस दीजिए कि किन रीजंस पे आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। बट अभी जो हमारा एक्ट है, ये वो चीज तो हटाइए, रीजन तो बात ही नहीं है। इवन इन्होंने क्या किया है, एनी पर्सन अरेस्टेड इन कनेक्शन विथ एनी इन्वेस्टिगेशन and it refused to obey the order could carry criminal penalties. It recommended that provision be amended to require the magistrate to record reasons for giving the order. लेकिन ये दोनों ही बातें जो हैं वो हमारे इस बिल में, the bill does not have any such safeguard. Therefore, और उल्टा इसने क्या किया है, इसने इवन जो पुलिस ऑफिसर का लेवल था उसको भी नीचे कर दिया है। तो आपको सब इंस्पेक्टर से हम लोग कहाँ चले गए हैं अब, इवन हेड कांस्टेबल, ठीक है। और इवन हेड कांस्टेबल भी नहीं, जो जेल के वार्डन है, हेड वार्डन ऑफ द जेल, वो भी मेजरमेंट्स या कलेक्शन डेटा का कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा ही स्कोप को बढ़ाने की कोशिश की गई है। और क्या क्या डेटा कलेक्ट किया जा सकता है? द बिल वाइडन्स द एम्बिट ऑफ डेटा टू बी कलेक्टेड टू इंक्लूड बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स में फिंगरप्रिंट्स, पाम प्रिंट्स, फुटप्रिंट्स, आइरिस एंड रेटिना स्कैन, ये सब आएगा। और फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल, बायोलॉजिकल सैंपल डिफाइन नहीं है बट इट विल मे इंक्लूड ब्लड, सीमेन, सलाइवा एटसेट्रा। और बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स लाइक सिग्नेचर, हैंडराइटिंग एंड कुड ऑल्सो इंक्लूड वॉइस सैंपल। और ये सारा डेटा 75 ईयर्स तक स्टोर करेगी आपके एजेंसीज जो है वो। साथ साथ इट डज नॉट लिमिट द मेजरमेंट टू डोज रिक्वायर्ड फॉर अ स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन। एक स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए मेजरमेंट्स लेना जो है उसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं लगा है, किसी भी चीज के लिए लिया जा सकता है। For example, the bill permits taking the handwriting specimen of a person arrested for rash and negligent driving. अब बताइए, रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग के लिए जो अक्यूज है, अरेस्ट हुआ है, उससे आप उसका हैंडराइटिंग भी कलेक्ट कर सकते हैं और 75 ईयर्स तक आप उसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये डेटा है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है इस बिल में, दैट इज द बायोलॉजिकल सैंपल। एक्सेप्शन तो दे दिया आपने कि जो भी लोग चाइल्ड और वुमेन के खिलाफ किसी क्राइम में अरेस्ट हुए हैं या फिर मिनिमम उस क्राइम की सजा 7 साल है, उनके अलावा बाकी सबसे कंसेंट की जरूरत है बायोलॉजिकल सैंपल में। बट ये कहीं ना कहीं इक्वलिटी के खिलाफ है। हाउ? मान लीजिए पहला एक्सेप्शन जो कहा जा रहा है कि वुमेन और चाइल्ड के खिलाफ अरेस्ट जो हुए हैं उनके कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है, तो क्या ये इक्वलिटी का वायलेशन नहीं है कि जो इंसान चोरी कर रहा है किसी वुमेन से कुछ, उसके बीच में, और वो इंसान जो चोरी कर रहा है किसी आदमी से कुछ, इन दोनों के बीच में आपने क्या कर दिया, डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। तो आप देखिए, सच अ प्रोविजन वुड आल्सो वायलेट इक्वालिटी ऑफ लॉ बिटवीन पर्सन हु स्टोल एन आइटम फ्रॉम अ मैन एंड फ्रॉम अ वुमेन। क्योंकि आपने ये नहीं लिखा कि वुमेन के साथ कौन से क्राइम सीरियस क्राइम है, आपने बस लिख दिया क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड। तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज, थेफ्ट भी तो क्राइम है वुमेन के अगेंस्ट। किसी वुमेन से आप कुछ चोरी करके चले जाओ, इट इज अ क्राइम अगेंस्ट वुमेन। बट उस केस में अगर आप किसी मेन से चोरी किए होते तो आपका सैंपल बिना कंसेंट के नहीं लिया जाएगा, बायोलॉजिकल सैंपल। बट आपने सिर्फ चोरी की है इवन वुमेन के खिलाफ भी, तो आपसे बायोलॉजिकल सैंपल बिना कंसेंट के कलेक्ट कर लिया जाएगा। तो दिस इज अगेंस्ट इक्वालिटी, ठीक है। और रिटेनिंग डेटा, ये अलग एक प्रॉब्लम है कि 75 साल तक लगभग आप किसी के लाइफ टाइम के लिए क्या कर रहे हैं, उसका डेटा स्टोर कर रहे हैं। दिस डेटा वुड बी डिलीटेड ओनली
ऑन द फाइनल एक्विटल और डिस्चार्ज ऑफ अ पर्सन अरेस्टेड फॉर एन ऑफेंस। तो फाइनल एक्विटल हो जाए या डिस्चार्ज हो जाए, प्रॉपर फाइनल डिस्चार्ज सारे अपील वगैरह के बाद, तब जाके आप उसका डेटा डिलीट करते हैं। और उसमें भी एक क्लॉज ये ऐड कर दिया गया है कि अगर जो रिटेंशन है डेटा का वो भी पॉसिबल है सेंट्रल डेटाबेस में, फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस इन द फ्यूचर में ऑल्सो नॉट मीट द नेसेसरी एंड प्रोपोर्शनेटली स्टैंडर्ड। मतलब अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो वो क्या कर सकता है, रीजन, प्रॉपर रीजन देकर इवन जो डेटा है वो एक्विटल के बाद भी स्टोर कर सकता है फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारा प्रिवेसी का जो कौन सा टेस्ट है, प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट, उसमें फिट नहीं बैठेगा। तो अगर हम ये डिस्कशन के ऊपर प्रॉपर बात करें तो आप इस चीज को समझ सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से कि ये जो प्रॉपर हमारा अमेंडमेंट बिल है, जब कोर्ट में चैलेंज होगा तो इसको बहुत ही टफ टेस्ट से गुजरना होगा फॉर इट्स अप्रूवल। बिकॉज प्रिवेसी का जो भी स्टैंडर्ड है हमारा, जो सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टास्वामी में टेस्ट दिया था, प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट, उसके तहत हमारा ये पर्टिकुलर एक्ट बहुत ज्यादा फिट नहीं बैठता है। इट हैज टू गो थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन बाय सुप्रीम कोर्ट। सो वी कैन वेट एंड सी, बट फिलहाल आप वो पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर अच्छे से अब कर सकते हैं। आप पहले बताएंगे कि क्यों जरूरत थी इस एक्ट को लाने की और क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं 1920 एक्ट के, और साथ साथ इनके क्या क्या इस पर्टिकुलर एक्ट के इश्यूज हैं, ड्रॉबैक्स हैं, जो कि अल्टीमेटली हमारा प्रिवेसी टेस्ट को पास नहीं करेगी। ठीक है, सो आई होप नाउ यू विल बी एबल टू राइट द प्रॉपर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में देखा था, दैट इज क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट बिल 2022 इज अ डबल एज स्वॉर्ड। तो डबल एज स्वॉर्ड की जब हम बात करें तो आप कैसे इसको आंसर करेंगे, जहां पे ये ऑफ यूटिलिटी है, इस बिल की जो यूटिलिटी है उन एरियाज को आप डिस्कस करेंगे एक तरफ, और दूसरी तरफ इसके ड्रॉबैक्स, और फिर आप कंक्लूड करेंगे ऑन अ बैलेंस्ड नोट कि कैसे इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर थोड़ी सी रिवीजन की और जरूरत है, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारा प्रिवेसी टेस्ट जो है वो पास शायद ना करे। ठीक है, सो ऑल द पॉइंट्स विच वाज रिलेटेड टू क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट बिल हैज बीन क्लियर्ड नाउ। ठीक है, तो हम लोग अब अपने अगले आर्टिकल पे बढ़ते हैं। होम मिनिस्ट्री सिक्स मोर मंथ्स टू फ्रेम CAA रूल्स। तो CAA एक्चुअली क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है हमारा, वो उसके बारे में यहाँ पे आर्टिकल आया हुआ है। तो आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जान लीजिए कि CAA जो हमारा 2019 में पास हुआ था, ये तब तक इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है जब तक के लिए गवर्नमेंट इसका क्या ना दे दे, इसका प्रॉपर रूल नोटिफाई ना कर दे। ये उसी टाइम पे लिखा हुआ था इस एक्ट में ही। तो इसी रूल्स को लेकर ये न्यूज में है कि होम मिनिस्ट्री ने बोला है कि अभी 6 और महीने लगेंगे हम लोग को रूल्स फ्रेम करने में। ठीक है, तो न्यूज का कॉन्टेक्स्ट ये है, सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज सॉट अनदर 6 months टू फ्रेम द रूल्स फॉर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, a legislation to fast track the citizenship process of 6 non-Muslim undocumented communities from पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। ये पर्टिकुलर एक्ट के बारे में हम थोड़ा डिस्कशन अभी करेंगे। ठीक है, सिलेबस की बात करें तो फीचर्स एंड इश्यूज एसोसिएटेड विद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से GS पेपर 2 के। ठीक है, द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 वाज नोटिफाइड ऑन दिसंबर 12, 2019 एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 10, 2020। ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये डेट हो जाएगा। और ये नोट जो मैंने अभी आपको बताया कि रूल्स आर मैंडेटरी फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनी न्यू और अमेंडेड लॉ एंड नॉर्मली फ्रेम्ड विद इन 6 months ऑफ इट्स इनैक्टमेंट। लेकिन ऐसा कोविड के कारण डिले हुआ ये, और अभी 6 महीने का और टाइम होम मिनिस्ट्री ने मांगा है। ठीक है, चलिए इसका थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बेसिकली है क्या। ये अमेंडमेंट है क्योंकि ये बहुत न्यूज में रहा था, बहुत ज्यादा डिबेट हुआ था इसके ऊपर। दिस पर्टिकुलर एक्ट प्रोवाइड सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन टू 6 अनडॉक्यूमेंटेड नॉन मुस्लिम। ठीक है, बेसिकली जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं, 6 अलग अलग रिलीजन के परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज, वो रिलीजन कौन कौन से हैं, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैनिस्ट, पारसी एंड क्रिश्चियंस। किन 3 देश से, जो 3 देश है वो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। इन 3 देश के ये 6 रिलीजन के जो लोग हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजन दिया जा रहा है भारत की नागरिकता लेने के लिए। ठीक है, और ये क्राइटेरिया ऐसा नहीं है कि कल से आके कोई ले लेगा, ये ऑलरेडी उन लोगों के लिए हैं जो इंडिया में 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हुए हैं और तब से यहां रह रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना है कि जो ये एक्ट है वो अब आगे किसी को बुलाकर पाकिस्तान से, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से बुलाकर आपको सिटीजनशिप दे देगा। नहीं, जो ऑलरेडी इंडिया में 31 दिसंबर 2014 के पहले आए थे और तब से यहाँ पे रह रहे हैं, उनके लिए प्रोविजन जो है वो थोड़ा सा रिलैक्सेशन किया गया था। और रिलैक्सेशन में क्या क्या प्रोविजंस हैं,
तो सबसे पहले इट एग्जेम्प्ट्स द मेंबर्स ऑफ दीज 6 कम्युनिटीज फ्रॉम एनी क्रिमिनल केस अंडर द फॉरेनर्स एक्ट एंड द पासपोर्ट्स एक्ट 1920। क्योंकि आपको पता है फॉरेनर्स एक्ट और जो हमारा पासपोर्ट एक्ट है उसके तहत जो इलीगली घुसते हैं इंडिया के अंदर विदाउट पासपोर्ट उनको इलीगल इमिग्रेंट्स बोला जाता है, और इलीगल इमिग्रेंट जो होते हैं उनको सिटीजनशिप भारत की नहीं मिल सकती है, लेकिन इनके लिए ये एक्सेप्शन दिया गया। और जो 1955 का जो हमारा पेरेंट एक्ट है सिटीजनशिप का, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, उसी में ये अमेंडमेंट हुआ है। वो कहता है कि जो इंडिया का सिटीजनशिप लेने का कितना कितना तरीका है, आप लोग पढ़े हैं पॉलिटी में अगर, तो आपको पता है कि सिटीजनशिप जो है हमारा वो कैसे ले सकते हैं हम, बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन या फिर एक्विजिशन ऑफ एक्सटर्नल टेरिटरी। तो बाहर के लोग जो आकर बेसिकली जो हमारे यहाँ सिटीजनशिप लेते हैं वो नेचुरलाइजेशन के थ्रू लेते हैं। और नेचुरलाइजेशन का जो क्राइटेरिया था हमारे पेरेंट एक्ट में वो ये था कि जो पर्सन होगा जिसको सिटीजनशिप लेना है वो पिछले 1 साल से तो है ही इंडिया में, ठीक है, और साथ साथ पिछले 14 साल में से एटलीस्ट 11 साल वो कहां रहा हो, इंडिया में रहा हो। तो पेरेंट एक्ट ये कहता है जनरली किसी को भी इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए तो उसे इंडिया में आकर पिछले 14 साल में एटलीस्ट 11 साल इंडिया में रहना है और पिछले 1 साल से तो कंटिन्यू इंडिया में रहना है, ठीक है। इस पर्टिकुलर प्रोविजन को भी थोड़ा सा रिलैक्स किया गया है इन 3 देश के 6 कम्युनिटीज के लिए, और ये 11 साल का जो टेन्योर है उसको घटाकर 5 साल कर दिया गया है। तो ये प्रोविजन जो है बेसिकली हमारा इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर किया गया है ताकि इन 3 कंट्रीज के ये 6 कम्युनिटीज के लोग जो दिसंबर 31, 2014 के पहले इंडिया में आए और तब से रह रहे हैं उनको इमीडिएटली सिटीजनशिप मिल जाए। तो आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम लोग न्यूज की बात करें तो कैपिटल सिजल्स एट 41.6 डिग्री सेल्सियस, मेट डिपार्टमेंट इशूज ऑरेंज अलर्ट। मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली ऑरेंज अलर्ट क्या होता है और ये मेट डिपार्टमेंट क्या है, ये दोनों ही फैक्ट हम लोग अभी देखते हैं। तो IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये बेसिकली जितने वेदर रिलेटेड फिनोमिना है इंडिया के अंदर उसको लेकर वार्निंग और सारा कुछ सिस्टम जो है वो करती है अलर्ट, और उसी वार्निंग सिस्टम के तहत ये सारा अलर्ट्स भी जारी होता है जो हम लोग देखेंगे क्या है। पहले थोड़ा सा हम लोग जान लें IMD के बारे में फैक्ट। इट इज एन एजेंसी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, जनरली कंफ्यूजन में क्या करेंगे बच्चे, IMD को किस मिनिस्ट्री के अंदर कंसीडर कर लेते हैं, क्लाइमेट इन्वायरमेंट क्लाइमेट एंड फॉरेस्ट चेंज। ऐसा नहीं है, IMD वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटेरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, वेदर फोरकास्टिंग एंड सिस्मोलॉजी। अर्थक्वेक से रिलेटेड कुछ बात हो गई, वेदर फोरकास्टिंग की कोई बात हो गई या मेट्रोलॉजी की कोई भी बात हो गई, वो सारा कुछ कौन करता है, वो IMD करती है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1875। और इसी में आपको वेदर फोरकास्टिंग के तहत इंडिया का जो हमारा कैपिटल है न्यू दिल्ली, उसके अंदर जो ओवर हीटिंग हो रही है, बहुत ज्यादा हीट वेव्स चल रहे हैं। कल भी हमने देखा था मिराज फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ हीट वेव्स, तो अभी 41.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। किसी भी वेदर में जब एक्सट्रीम कंडीशन आ जाता है तो उस टाइम पे कुछ अलर्ट्स जारी करती है IMD एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जैसे ग्रीन अलर्ट, दिस रिप्रेजेंट्स नो वार्निंग, कोई वार्निंग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एक्शन की जरूरत नहीं है। जब येलो अलर्ट जारी करती है IMD, दैट मीन्स कि आप वॉच करें, आप इस पर्टिकुलर चीज, इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे थोड़ा नजर बनाए रखें, एंड इट कॉल्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स टू बी अपडेटेड, रेडी रहिए कि कभी भी कुछ एक्चुअली हो सकता है। ऑरेंज अलर्ट जो अभी जारी किया गया है, एक्चुअली इस पर्टिकुलर आर्टिकल में जो लिखा हुआ है, इट रिप्रेजेंट्स अलर्ट, कि अलर्ट हो जाइए एंड कॉल्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन टू बी प्रिपेयर्ड। बिल्कुल रेडी रहिए कि आगे अब कोई भी ऐसा वेदर इवेंट होगा तो आपको एकदम प्रिपेयर्ड रहना है। मैंने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। और जो लास्ट है वो है रेड, इट इज अ वार्निंग एंड इट इज कॉल्ड टू टेक एक्शन, की एक्शन लेने की जरूरत है, और ये अलार्म बजा रहा है बेसिकली ये अलर्ट, नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो आई होप ये पर्टिकुलर न्यूज से हम लोग जो BPSC पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट था वो एकदम क्लियर है। गुजरात रिपोर्ट्स इट फर्स्ट केस ऑफ XE वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस। XE वेरिएंट, तो प्रीलिम्स के लिए अगेन ये इंपॉर्टेंट है, XE वेरिएंट क्या है एक्चुअली, सिलेबस में बात करें तो ये जनरल साइंस में आएगा। और गुजरात ने जो है वो अपना पहला केस XE वेरिएंट का क्या किया है, रिकॉर्ड किया है। तो आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे वेरिएंट इसके आते हैं, डेल्टा, ओमिक्रॉन, सब कुछ। तो XE वेरिएंट भी आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कहीं ना कहीं आप देखिएगा तो XE वेरिएंट जो है वो क्या है, वो बेसिकली किसका पार्ट है, आपको ओमिक्रॉन का ही एक वेरिएंट है। मैं आपको बताता हूं कैसे। सो ओमिक्रॉन वेरिएंट जो था, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवर 90% ऑफ द इन्फेक्शन डिटेक्टेड दिस ईयर,
हैज टू प्रोमिनेंट सब वेरिएंट, इसका दो सब वेरिएंट है जिसका नाम है BA1 एंड BA2, और एक BA3 भी है बट वो उतना ज्यादा कॉमन नहीं है, बहुत ही कम जगह पे देखा गया है। इनिशियल फेज में BA1 प्रिवेलेंट था, लेकिन जो थर्ड वेव हमारा आया उस टाइम पे BA2 सबसे ज्यादा प्रिवेलेंट और उसी के केसेस सामने आए थे। ठीक है, जो हमारा XE वेरिएंट है जो न्यूज में अभी आया है कि गुजरात में रिपोर्ट हुआ है, इट इज कॉल्ड अ रिकॉम्बिनेंट, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है रिकॉम्बिनेंट, दैट मीन्स इट इज अ मिक्सचर ऑफ विच टू बोथ द वेरिएंट्स ऑफ ओमिक्रॉन, दैट इज BA1 एंड BA2। ठीक है, दिस मीन्स इट कंटेन्स द म्यूटेशन फाउंड इन BA1 एज वेल एज BA2 वेराइटीज ऑफ ओमिक्रॉन। तो दोनों का जो कंबाइंड म्यूटेशन जिस पर्टिकुलर वेरिएशन में पाया जा रहा है वो कौन है? XE वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस। अगर इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझिएगा तो दिस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द यूनाइटेड किंगडम इन जनवरी, और अभी तक 600 सैंपल जो है इसके रिकॉर्ड किए गए हैं। इंडिया में गुजरात ने भले ही पहला केस अपना रिकॉर्ड कर लिया XE वेरिएंट का, बट मैं आपको बता दूं अभी 1-2 दिन तक आप इस फैक्ट को कंसीडर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि महाराष्ट्र ने इसी हफ्ते एक सैंपल जो है उसके ऊपर क्या किया है, वो उन्होंने एक्चुअली प्रिडिक्ट किया है कि ये हो सकता है कि ये XE वेरिएंट हो, और अगर महाराष्ट्र वाला कंफर्मेशन आ जाएगा देन आपका आंसर ये होगा कि महाराष्ट्र में सबसे पहले XE वेरिएंट जो है वो रिकॉर्ड किया गया, गुजरात सेकंड पे होगा। और अगर महाराष्ट्र वाला जो सैंपल है वो XE वेरिएंट में नहीं पाया जाएगा तब आपका होगा कि गुजरात में इंडिया में पहला XE वेरिएंट कहां पाया गया? गुजरात में। तो इस पर्टिकुलर चीज को आप थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे। चलिए, नेवी क्रू कंप्लीट्स ट्रेनिंग ऑन MH-60R हेलीकॉप्टर्स। MH-60R हेलीकॉप्टर्स का ट्रेनिंग जो है वो किसने कंप्लीट कर लिया? नेवी क्रू ने। द फर्स्ट बैच ऑफ द चॉपर्स इज एक्सपेक्टेड टू अराइव इन इंडिया बाय जून, सेज द डिफेंस ऑफिशियल। तो बेसिकली जो हमारा ये हेलीकॉप्टर है MH-60R हेलीकॉप्टर, जिसको शी हॉक भी बोलते हैं, वो एक मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है। ये हम लोग कहां से खरीद रहे हैं? ये हम लोग यूनाइटेड स्टेट से खरीद रहे हैं। सो द फर्स्ट बैच जो है वो नेवी एयर क्रू का, उसने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली। कहां पे कंप्लीट हुई है ये ट्रेनिंग? यूएस नेवल एयर स्टेशन नॉर्थ आइलैंड इन सैन डिएगो। ठीक है, ये 10 मंथ का ये ट्रेनिंग था प्रॉपर। और इस पर्टिकुलर डील के तहत, जो डील है मैं उसके बारे में आपको बता दूं, फॉरेन मिलिट्री सेल्स जो अमेरिका का है उस प्रोग्राम के तहत 24 सी हॉक यानी MH-60R हेलीकॉप्टर जो है इंडिया खरीद रही है। ठीक है, और इसका फर्स्ट लॉट जो है वो 3 चॉपर का वो जून तक इंडिया में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में बताएं तो दिस हेलीकॉप्टर्स आर कंसीडर्ड टू बी द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस मैरीटाइम हेलीकॉप्टर। ये सबसे एडवांस मैरीटाइम हेलीकॉप्टर कंसीडर किए जा रहे हैं आज के डेट में। ठीक है, एंड इट विल प्रोवाइड इंडिया द कैपेबिलिटी टू परफॉर्म एंटी सरफेस एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर मिशन। कोई भी ऐसा वॉरफेयर मिशन होता है जिसमें एंटी सरफेस और एंटी सबमरीन मिशन परफॉर्म करना होगा इंडिया को, तो ये पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर उस चीज में हेल्प करेगी। It will also enhance the Navy's ability to perform secondary mission including search and rescue and communications relay। तो सर्च मिशन जो है, रेस्क्यू मिशन है, उसमें भी ये हेलीकॉप्टर हेल्प करेगा। कुछ फैक्ट इसके बारे में जान ले और अगर न्यूज़पेपर से, तो इसको कौन बना रही है? लॉकहीड मार्टिन। और ये जब प्रेसिडेंट ट्रम्प जो थे फरवरी 2020 में यूएस प्रेसिडेंट जब आए थे तब ये डील हुई थी। $2.2 बिलियन की ये डील है। बना कौन रहा है? लॉकहीड मार्टिन ने। ठीक है, लगभग 24 हमारे यहाँ पास आएंगे और अभी फर्स्ट लॉट में 3 चॉपर्स जो है वो इंडिया में जून तक आ जाएंगे। तो ये सारा फैक्ट आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आज का प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करें अगर, तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज एलरोसा रिसेंटली सीन इन न्यूज। आप आज एक आर्टिकल भी देखे होंगे जहां पे बात किया जा रहा था कि रसिया का एक अल्रोसा जो है उसके ऊपर यूएस ने क्या किया है? सैंक्शंस लगाए हैं। तो एक्चुअली रसिया है क्या? अल्रोसा क्या है बेसिकली? ऑप्शन ए एक्सोप्लैनेट, ए ग्रुप ऑफ मिनी सैटेलाइट, क्रिप्टो करेंसी या नन ऑफ द अबव। तो अगर जिसने भी आर्टिकल पढ़ा होगा आपको पता है द आंसर इज नन ऑफ द अबव, बिकॉज एलरोसा इज द बिगेस्ट डायमंड मेकिंग कंपनी प्रेजेंट इन रशिया। और इसीलिए न्यूज में था क्योंकि इंडिया के ऊपर इसका इंप्लीकेशन होगा। इंडिया का रशिया के साथ डायमंड डी ट्रेड है, जो डील है वो बहुत ही अच्छे लेवल पे चल रही है। तो ये सैंक्शंस इंडिया के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स इज बिल्ट बाय, ऑब्वियसली आपने देखा अभी ऑप्शन ए लॉकहीड मार्टिन। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट, द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली अपहेल्ड अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूसिंग रिस्ट्रिक्शन इन द FCRA while holding that no one has a fundamental or
एब्सोल्यूट राइट टू रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, आज ही न्यूज में आया था। एफसीआरए में जो भी अमेंडमेंट किया था पार्लियामेंट ने, उसको अप्रूव किया है सुप्रीम कोर्ट ने, बोला है कि आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना जो है वो आपका राइट नहीं है, ठीक है। ये कर्टेल किया जा सकता है विथ रिस्पेक्ट टू लार्जर पर्पस। और सेकंड स्टेटमेंट, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आधार कार्ड फॉर रजिस्ट्रेशन। ये गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर प्रोविजन को रीड डाउन किया है। रीड डाउन मतलब उस प्रोविजन के इंटरप्रिटेशन को बहुत ही नैरो कर दिया है। दैट मींस आधार कार्ड का प्रोडक्शन मैंडेटरी नहीं माना जाएगा बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हैज रेड डाउन दिस प्रोविजन। तो सिर्फ हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला। तो आंसर विल बी 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विथ रेफरेंस टू अटल इनोवेशन मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इट हैज बीन सेट अप अंडर द CSIR। तो जिनको भी पता है अटल इनोवेशन मिशन के बारे में, तो अटल इनोवेशन किसका इनिशिएटिव है? इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। सेकेंड इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द अटल इनोवेशन मिशन इज आर टू क्रिएट एंड प्रोमोट एन इकोसिस्टम ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस द कंट्री वाया इंटरवेंशन एट स्कूल, यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, MSME एंड इंडस्ट्रियल लेवल्स। दिस इज एकदम सही है ये आपका स्टेटमेंट, क्योंकि अटल इनोवेशन मिशन का जो है वो एम यही है कि वो क्या करे, एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन स्किल्स जो है वो डेवलप करे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? 2 ओनली। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज, which is the first state or UT has to include e-cycles in its electrical vehicle policy। तो कौन सा स्टेट या यूटी है जो कि पहला स्टेट या यूटी बना है जिसने क्या किया है? ई-साइकिल्स को इंट्रोड्यूस किया अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में। द करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। और इसके अंदर इन्होंने ये भी बोला है कि 5500 रुपए जो है वो क्या मिलेंगे एज अ सब्सिडी फॉर फर्स्ट 10,000 बायर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो आई होप आज का पूरा डिस्कशन आपको समझ में आया, जो हॉट इशू ऑफ द वीक है वो भी आपको समझ में आया। तो थैंक यू सो मच। हम लोग फिर मंडे को मिलेंगे आपसे दोबारा एनालिसिस के लिए। थैंक यू।